आपके अपने हिस्ट्री यूट्यूब चैनल हिस्ट्री साइंस डे में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम जो है द्वितीय अध्याय का द्वितीय पार्ट जो है, जिससे पहले भी हमने एक वीडियो जो है इस अध्याय के बारे में निकाली है, और इस अध्याय का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें इससे पहले भी मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में काफी कुछ जो प्रकाश डाला गया है, और आज भी हम जो बाकी बचा जो शेष है इसी के बारे में हम जो है एक बार पुनः इन जो है नए पॉइंट्स के ऊपर जो है अध्ययन करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास जो इन पॉइंट्सों में सबसे पहला है इराक भौगोलिक विविधता का देश। इराक क्या है? इराक एक देश का नाम है। इसी इराक देश के अंदर जो है मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो फली फूली। तो यहाँ पे हम इराक की भौगोलिक विविधता का देश, तो इराक के बारे में जब बात करते हैं, इराक पूर्वोत्तर क्षेत्र में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदानों से घिरा हुआ क्षेत्र था। ये मैदान धीरे धीरे जो है वृक्षाच्छादित यानी कि वृक्षों से परिपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जो है वो फैलते जाते हैं। यहाँ पर जो है झरने, जंगली फूल इत्यादि जो है वो भरपूर मात्रा में है। यहाँ पे जो है अच्छी वर्षा होती है, और अच्छी वर्षा के कारण यहाँ पे अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी फसल होती है, और यहाँ की जो बड़े बड़े घास के जो है वो मैदान है। खासतौर से उत्तरी जो भूमि है वो उत्तर की ऊंची भूमि, जिसको स्टेपी के नाम से भी अर्थात घास के मैदान जो है, यहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान हैं। यहाँ पे जो पशु चारक हैं, पशु चरवाहे हैं, यहाँ पे अपने पशुओं को लेकर जो अपने चराते हैं। यहाँ पे जैसे भेड़ बकरियां, घोड़े, गधे, इस प्रकार से जो है ये लोग इस क्षेत्र में चराते हैं। तो यहाँ का जो है उपजाऊ देश है, और यहाँ पे दजरा और फ्रात जो है काफी अच्छी नदियां जो है, जहाँ का जल जो है अपने कृषि उत्पादन के लिए काफी उत्तम है। तो यहाँ पे पूर्व की हम जब बात करते हैं तो पूर्व में दजरा और उसकी सहायक नदियां जो है वो नदियां हैं, जहाँ परिवहन के लिए भी जो है दजरा नदी को प्रयोग में लिया जाता है। जहाँ पे हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पे जो दजरा और फ्रात जो नदियां हैं, इस दजरा और फ्रात नदियों से कई धाराएं जो है वो निकलती हैं, और इन धाराओं से निकले हुए जो पानी से यहाँ की भूमि जो है वो उपजाऊ हुई है। यहाँ पे गेहूं, जौ, मसूर, मटर आदि जो है यहाँ पे पैदा होता है। इसके अलावा भी यहाँ पे लोग जो पशुओं को पालते हैं, ऊन, दूध, मांस के रूप में जो है पशुओं को पालते हैं। तो ये इराकी बाइबल में उल्लेखित जलप्रवाह की कहानी। तो यहाँ बाइबल के अंदर एक कहानी दी गई है। बाइबल के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर जीवन को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा भयंकर जो है वो जलप्लावन हुआ था, जिसे महान बाढ़ भी कहा जाता है। तो यहाँ इस बाढ़ के कारण पृथ्वी जो है के अंदर जो जीव जंतु नष्ट होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर जीवन के सभी लोगों को यानी कि जो जीव जंतुओं को बचाना चाहता था। जहाँ पे भी एक नोआ नाम के व्यक्ति की जिम्मेवारी सौंपी। नोआ ने एक विशाल नाव ली। उस विशाल नाव में सभी जीव जंतुओं को के एक एक जोड़े को उसमें रख लिया। तो जो इस नाव के अंदर जो है वो सवार हो गए वो बच गए, बाकी के जो है वो उस जलप्रवाह में नष्ट हो गए। तो ऐसा जो है बाइबल के अंदर एक कहानी में मिलता है। तीसरा जो इसके अंदर है मेसोपोटामिया के दक्षिणी रेगिस्तानी भाग का महत्व। रेगिस्तानी होता है रेतीला, डेजर्ट एरिया, जहां पे रेत ही रेत हो। तो मेसोपोटामिया में भी
दक्षिणी क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा विशाल रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ पे दक्षिणी रेगिस्तान में दजला और फरात जो नदियां हैं, दजला और फरात नदियों की कई जो जलधाराएं हैं वो इस रेगिस्तान के अंदर से निकलती हैं, जिसके कारण यहाँ की भूमि जो है वो उपजाऊ हो गई है। कई बार जो यहाँ पे बाढ़ें भी आई हैं। यहाँ पे इन जलधाराओं के कारण यहाँ की भूमि जो है वो उपजाऊ भूमि हो गई है। यहाँ पे गेहूं, मटर, मसूर और जौ इत्यादि जो है अन्न पैदा होता है। इसके अलावा यहाँ पे लोग जो है चरवाहे हैं अधिकतर, और वो चरवाहे अपने पशुओं को चराते हैं, जिससे उनमें भी ऊन, दूध और मांस का जो है वो लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्राकृतिक उर्वरकता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। जो खाद्य उत्पादन है और जो उर्वरकता है, वो उर्वरकता का अर्थ होता है, ये उर्वरकता का अर्थ है प्राकृतिकता, मिट्टी का उपजाऊपन। खाद्य उत्पादन, खाने के उत्पादन, जो ये कृषि से संबंधित है। और इसमें यहाँ मेसोपोटामिया की जो प्राकृतिक उर्वरता थी, जैसे कि हमने मेसोपोटामिया के इन पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा कि यहाँ पे दजला और फरात जो नदियां हैं, उनसे जो जलधाराएं निकलती है, उन जलधाराओं की से जो भूमि है यहाँ की जो उपजाऊ हो गई है। इस खेती के उपजाऊपन से काफी अन्न जो है वो पैदा होता है। इसमें विशाल घास के मैदान है, स्टेपीय क्षेत्र है। यहाँ पे इन घास के मैदानों में पशुओं को चरा जाता है। पशु बल पर जो है वो आधारित है। लोग जो है वो झोपड़ियां बनाकर यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे हैं। यहाँ पे स्थायी रूप से कृषि करने लग गए हैं, और यहाँ पे काफी जो उत्पादन है वो शहरों को भी जाता है, जैसे खाद्यान्न पदार्थ या जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल और वस्तु विनिमय का जो ये साधन बढ़ गए। और यहाँ पे कृषि जो है होने के कारण लोगों ने अपने स्थायी निवास जो है वो बढ़ा लिए थे। उसके बाद है खानाबदोश पशु जीवन। जो खानाबदोश पशु चारक जीवन है, खानाबदोश क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं, अपने परिवार को लेकर, अपने गाड़ी घोड़े जो भी है लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना खानाबदोश कहलाते हैं। खासतौर से जो पशु चारक लोग हैं वो पशु चारक इस श्रेणी में आते हैं। तो मारीनगर के पशु चारकों तथा किसानों के बीच झगड़ों के कारण अब जो खानाबदोश जो पशु जीवन जीने वाले जो लोग थे, जो मारीनगर है, मारीनगर एक प्रमुख 2000 ईसा पूर्व में एक प्रमुख नगर था, एक राजधानी थी, और यहाँ पे राजा जो है शासन करता था। लेकिन यहाँ पे प्रमुख रूप से जो पॉइंट आया वो है पशु चारकों तथा किसानों के बीच झगड़े के कारण। तो यहाँ पे झगड़े का जो कारण है, यहाँ पे पशु चारक जो है अपने पशुओं को चराने के लिए खुले जो मैदान थे, अपने खुले मैदानों में और खेतों में जो है अपने पशुओं को चराते थे। जब ये खुले मैदानों में या खेतों में अपने पशुओं को चराते थे तो किसानों द्वारा या बस्ती के लोगों द्वारा इन पशु चारकों को रोका जाता था। तो इस बात को लेकर भी कई बार झगड़ा जो है वो इन लोगों के बीच में, मारी लोगों के बीच में हो जाता था। उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर कारण है, जब ये यहाँ पे गुजरता था तो यहाँ गुजरने में कई बार जो इनके पशु जो है वो खेतों के अंदर चले जाते थे, और खेतों के अंदर जाने से ये कई बार जो है पूरे खेतों को ये नष्ट कर देते थे। तो एक ये कारण है। अगला जो कारण है, कई बार ऐसा भी होता था कि जो क्षेत्र है ज्यादा चारण के कारण जो है यहाँ की भूमि से ज्यादा चारण से वहाँ की भूमि की उर्वरता जो है वो कम हो जाती थी, जो उनके झगड़े का कारण था। और कई बार जो ये
बाहरी लोग आते थे तो ये बाहरी लोग जो है उन क्षेत्र के लोगों को लूट लेते थे। तो ये भी एक कारण था वहां का पॉइंट है। ये है शहरी जीवन में श्रम का महत्व। तो जो श्रम होता है, श्रम का क्या अर्थ होता है? श्रम होता है मेहनत, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के उत्पादन अथवा सेवाओं पर निर्भर रहना श्रम कहलाता है। और खासतौर से शहरों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ढोने के लिए बहुत बड़ा श्रम का महत्व था, या फिर जो उनके उत्पादन है उत्पादन को उत्पादित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन को ले जाने लाने के लिए, सामान को ढोने के लिए। तो इस प्रकार से श्रम का बहुत बड़ा महत्व जो है वहां पे था। श्रम के बिना कोई भी शहर या कोई भी गांव जो है वो अधूरा है, तो उसकी अपना महत्व है। चाहे वो दासों के रूप में काम करने वाले हो, या घरों के अंदर साफ सफाई काम करने वाले हो, या खेतों के अंदर काम करने वाले मेहनतकश लोग हो, तो उनका बहुत बड़ा महत्व जो है वो होता है। तो इसी प्रकार से शहरों में भी लोगों के श्रम का बहुत बड़ा महत्व था। उसके बाद 7वां पॉइंट है शहरी अर्थव्यवस्था में संगठन का महत्व। तो शहरी जो अर्थव्यवस्था है, संगठन का बहुत बड़ा महत्व है। अब संगठन क्या है? संगठन एक ऐसा समूह है जो मिलकर जो है किसी काम को करते हैं। जैसे कि संगठन के तौर पर जो लोग किसी न किसी रूप में शहरों के अंदर काम करते थे, जैसे कि शहरी भी निर्माताओं के लिए ईंधन इकट्ठा करना, धातु, कीमती पत्थर और विभिन्न प्रकार की जो अन्य वस्तुएं थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो काम होता था वो संगठन के तौर पर होता था। जैसे बहुत सारे जो सौदागर होते थे, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे। उसके बाद लेखक है, लिखने का काम जो है वो करते थे, लेखा जोखा जो है वो रखते थे, उनका भी अपना एक संगठन था। उसके बाद बोझा डालने वाले जो श्रमिक थे उनका भी अपना एक जो है एक प्रकार से वो संगठन थे। बिना बोझा ढोए भी काम जो है वो नहीं चल सकता। बर्तन बनाने वाले हैं, पत्थर को तराशने वाले हैं, अन्य प्रकार के जो शिल्पकार हैं, तो इस प्रकार से उनका अपना शहरी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्व जो है वो था। उसके बाद है मेसोपोटामिया के आयात निर्यात का वर्णन करें। तो जो आयात और निर्यात सामान का एक स्थान से दूसरे क्षेत्र के अंदर या एक देश से दूसरे देश के अंदर ले जाना आयात निर्यात कहलाता है। तो इसके अंदर जो जैसे कि मेसोपोटामिया जो क्षेत्र था वो खाद्य उत्पादन में बहुत जो है उन्नत था, समृद्ध था। लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर जो खनिज पदार्थ थे उन खनिज पदार्थों की काफी भारी जो है वो कमी थी, अभाव था। जैसे कि दक्षिण के अधिकांश भागों में जैसे औजार, मोहरे, आभूषण, कीमती पत्थर, तो इस प्रकार की कमी थी, तो वो दूसरे क्षेत्रों से मंगवाए जाते थे। जैसे इराक के अंदर खजूर है और पोलर है, उनके पेड़ों की जो लकड़ियां हैं उन लकड़ियों की गाड़ियां बनाई जाती थी, तो इन गाड़ियों के पहिए बनाए जाते थे। तो इस प्रकार की या जो नाव है वो लकड़ियों से बनाई जाती थी। तो ऐसी महत्वपूर्ण जो कीमती लकड़ियां हैं इस क्षेत्र के अंदर नहीं होती थी, तो वो दूसरे देश से या दूसरे क्षेत्रों से मंगवानी पड़ती थी। उसके अलावा यहाँ पे जो है सोना, चांदी, तांबा, सीपी, लकड़ी, रागा आदि जो या फिर कीमती पत्थर हैं, तो वो भी इस क्षेत्र में नहीं थे, तो वो दूसरे क्षेत्रों से जैसे तुर्की से, ईरान से या खाड़ी के जो दूसरे देश थे उन देशों से मंगवाई जाती थी। और उसके बदले में जो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग हैं, जैसे कि खाद्यान्न से परिपूर्ण क्षेत्र था ये, और खाद्यान्न जो चीजें थी वो उन देशों को भेजी जाती थी, क्योंकि यहाँ पे उन्नत प्राकृतिक रूप से उर्वर क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन जो है काफी भारी मात्रा में होता था। तो उसके बाद है पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो है वो 9, इसमें है मेसोपोटामिया में मुद्राओं के निर्माण और उनके महत्व के बारे में
वर्णन कीजिए। तो मुद्राओं का जो निर्माण है वहां पे होता था। तो मुद्राओं का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खरीद फरोख्त के लिए वो लोग करते थे। और इसी प्रकार से 1000 BC में के अंत तक जो है एक बेलनाकार मुद्राएं जो उन्होंने बनाई, बीच बीच में जो उनके छेद होता था और इन छेदों में वो एक तिल्ली को लगाकर इन मुद्राओं को जो है गिल्ली मिट्टी पर जो है वो घुमाया जाता था। और इस प्रकार से क्या होता था, उनके उस मुद्राओं के ऊपर जो है वो चिन्ह बन जाते थे। जैसे इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह जो है वो होते थे, जैसे अपने स्वामी का नाम, उसके अलावा अपने इष्ट देवता का नाम, अक्षेत्र का नाम, पद का नाम। तो इस प्रकार से ये लेखन का काम जो है वो भी इन मुद्राओं के ऊपर होता था। तो इस प्रकार से ये मुद्राओं का प्रयोग भी करते थे। उसके बाद है मेसोपोटामिया का समाज और संस्कृति विभिन्न समुदायों के लोगों एवं संस्कृतियों का मिश्रण थी। जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कोई एक जाति विशेष जो है वो नहीं था या एक विशेष समुदाय नहीं था, बल्कि मेसोपोटामिया सभ्यता एक मिश्रण संस्कृतियों का और मिश्रण समुदायों का जो क्षेत्र जो है, देश जो है वो था। जैसा कि यहाँ पे विभिन्न समुदायों में जैसे एमोराइट, असीरियाई, अकादी, तो इस प्रकार से कई जो है जातियां यहाँ पे निवास करती थी। और यहाँ पे जो मारी नगर जो था, मारी जो नगर का राजा था वो अमोराइट जाति से संबंध रखता था। तो यहाँ पे जैसा कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर कृषि काफी उन्नत थी। यहाँ का जो खाना बदोशी जीवन जो है, काफी लोग कई क्षेत्रों से लोग जो है वहां पे आ गए थे। पूरे के पूरे झुंड के झुंड जो है यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थलीय जो इलाके थे, उन पश्चिमी मरुस्थलीय इलाकों से ये लोग आते थे। जैसे कि जो गडरिये थे, गर्मियों के दिनों में गडरिये जो है अपनी भेड़ बकरियों के साथ आते थे, यहाँ पे फसल काटने का काम करते थे। जैसे कि फसल काटने में मजदूरी का काम करते थे। और कई बार जो है ये भाड़े के रूप में भी, ये भाड़े के सैनिकों के रूप में भी ये लोग जो है अपना काम करते थे। यहीं पे आकर जो है वो बस गए थे। तो यहाँ कई बार अपना ताकत के बल पर, शक्ति के बल पर यहाँ रहे और वो यहाँ के शासक भी बन गए। तो इसमें जैसा कि मारी शहर का जो जिक्र आया था, मारी में जो मारी का शासक था अमोराइट जाति से जो संबंधित था, उसने वहां के लोगों का मान सम्मान किया। और स्टेपी क्षेत्र के अंदर उनका जो देवता था, उनके देवता का नाम था ड्रैगन देवता, तो उनके लिए एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो इस प्रकार से काफी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है ये विभिन्न समुदाय और संस्कृतियों के मेल का रहा है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 11, जिमरी लिए के मारी स्थित राजमहल का वर्णन। तो ये जो जिमरियल जो है, ये जो मारी नगर का राजा था और वहां पर जो राजमहल था, काफी बड़ा विशाल जो है ये राजमहल था, भवन था। ये लगभग 2.4 हेक्टेयर भूमि पर फैला एक विशाल महल था। इसके अंदर जो है 260 जो है कमरे थे। परिवार जो राज परिवार से संबंधित शाही परिवार जो है वो यहीं रहता था। हर प्रकार की जो है सुख सुविधाएं उन लोगों के पास राजमहल के अंदर थी। नौकर चाकर यहाँ पे उनके थे। काफी कीमती आभूषण के केंद्र भी जो है इस क्षेत्र मारी के अंदर स्थित था। तो यहाँ पे इस राजमहल का एक ही जो है मुख्य प्रवेश द्वार था, जहां से आया और जाया जा सकता था। तो इसके अंदर यहाँ पे काफी एक प्रमुख केंद्र के रूप में, आप जैसे कि व्यापारिक केंद्र भी जो है ये मारी शहर जो है वो रहा है।
यहाँ का जो एक बड़ा आंगन होता था, इस आंगन के अंदर जो राजशाही परिवार के लोग या जो राजा होता था वो अपने मंत्रियों के साथ जो है बातचीत करता था, अपने लोगों के साथ जो है वो बातचीत करता था। यहाँ से स्पेशल एक सीरिया का जो छोटे से क्षेत्र का जो शासक था, इस मारी शहर को देखने के लिए, इस राजमहल को देखने के लिए यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे जो शाही परिवार के अंदर भोजन के रूप में भी, जैसे कि शाही भोजन में दूध, दही, मांस, मछली, फल, बियर, मदिरा इस प्रकार से प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ का जो राजा होता था बड़ा शाही ठाट बाट से रहता था। उसके बाद है पर्सन, ये पॉइंट नंबर 12, मारी नगर व्यापार तथा समृद्धि की दृष्टि से अद्वितीय था। तो मारी जो नगर था काफी उन्नत नगर था, जैसे कि पहले वाले में भी बताया था। एक विशाल राजमहल जो है यहाँ पे मारी क्षेत्र के अंदर था, जिसमें 2.4 हेक्टेयर में फैला एक विशाल भूमि था। तो यहाँ से कई क्षेत्रों के अंदर जो है व्यापार होता था, इससे कई देशों का जो है माल आता और जाता था, जैसा कि सोना, चांदी, तांबा, रागा, तेल आदि जो है इन क्षेत्रों से होकर गुजरता था मारी से। तो ये एक व्यापारिक प्रमुख स्थल था। उसके बाद यहाँ पे अगला जो है वो है गिलमेस महाकाव्य किस बात पर प्रकाश डालता है। जो गिलमेस है एक विशाल महाकाव्य है, और जो ये विशाल महाकाव्य है ये मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों पर प्रकाश डालता है। इसमें जो है 12 जो है यहाँ पे पट्टिकाओं पर इसको लिखा गया है। इसमें जो है ऐसा कहा जाता है कि जो गिलगामेश जो राजा था, ये गिलगामेश नाम का जो राजा था, उसमें एक यहाँ पे राज करता था एक इस क्षेत्र के अंदर, जो मेसोपोटामिया के अंदर, उसका नाम था एंकर्स। तो यहाँ पे उसके बाद जो ये राजा बना, तो ये जब ये राजा बना एक बहुत ही वीर योद्धा था, काफी कुशल योद्धा था। इसने जो है कई क्षेत्रों को जीता, और इसने एक बार क्या था कि इसका एक गहरा मित्र था, वो गहरा मित्र जो है वो मर गया, वीर योद्धा था वो। तो उस वीर योद्धा के लिए इसने जो है अपने अमरताओं की खोज में उसने अपने राजमहल जो सरके उरुक जो राजमहल था इसका गिलगामेश का, तो उरुक नगर के अंदर जो अपनी राजधानी थी उसको छोड़ दिया, और सत्य की खोज के अंदर या सांत्वना, अपने दिल को सांत्वना देने के लिए जो है वो निकल गया। कई वर्षों तक जो है वो बाहर रहा, संसार के कई देशों की इसने यात्राएं की, लेकिन उसको कहीं भी सांत्वना जो है वो नहीं मिली। तो वापिस अपने क्षेत्र उरुक में आ गया। तो एक बार वो जो है अपने उरुक के अंदर कहीं चहलकदमी जो है वो कर रहा था, अपने राजमहल की चारदीवारी जो है वो देख रहा था, वहीं पे एक मिट्टी की पट्टिका के ऊपर जो है नजर पड़ी, तो उससे उसको जो है दिल को सांत्वना मिली। तो उसने देखा कि मेरा जो ये राजमहल है अपने लोगों द्वारा बनाया गया है मेहनत से, तो वहां से उसको जो है सांत्वना मिली। तो ऐसा वर्णन जो है ये गिलगामेश नामक महाकाव्य के अंदर जो है ये किया गया। उसके बाद है विश्व को मेसोपोटामिया सभ्यता की महान देन। विश्व को मेसोपोटामिया की काफी जो है महान देन है। 1800 ईस्वी पूर्व में काफी कुछ जो है यहाँ से उन लोगों ने सीख लिया था। यहाँ पे मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर जो है गुणा, भाग, चक्रवर्ती व्यास, वर्ग, वर्गमूल जो है इनका ज्ञान जो है यहाँ पे उनको, इन लोगों को जो है 1800 ईसा पूर्व में जो है वो हो चुका था। ये लोग जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी जो है ये जानते थे। अपने समय को जो है कृष्ण और जो शुक्ल पक्ष है उसके अंदर जो है बांटा हुआ था। अपने राशियों में भी जो है 12 राशियां, साल को राशियों के अंदर जो है वो बांटा गया था। तो ऐसा भी जो है
उनका वर्णन इसमें मिलता है। एक जो कोण होता था वो 300, जो व्रत होता था 360 अंश का होता है, तो ऐसा भी उन्होंने उस समय जो है वो सीख लिया था। तो काफी कुछ जो सीख लिया था। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं। एक महीना जो है वो 60 दिन का होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक महीने में लगभग जो है 4 सप्ताह होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो ज्ञान मेसोपोटामिया सभ्यता में 1800 BC के अंदर सीख लिया था। तो लेखा जोखा जो है वो काफी वो था। उसके बाद है बेबीलोन नगर की विशेषताएं। बेबीलोन नगर की जो विशेषताएं हैं, जब सिकंदर ने यहाँ पे आक्रमण किया 331 ईसा पूर्व में, जब ये यहाँ पे आया तो ये प्रमुख नगर था। इसका क्षेत्रफल जो है 850 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर जो है ये फैला हुआ था। इसकी जो है चार दीवारी जो थी वो तिहरी चार दीवारी जो है इस क्षेत्र की थी। उस समय जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में बेबीलोन जो है वो था। यहाँ पे बड़े बड़े राजमहल थे। बड़े बड़े राजमहलों के अलावा यहाँ पे बड़ा जिगुरात भी था। जिगुरात अर्थात मंदिर। यहाँ पे लोग जो है अपना पूजा पाठ पूजा आराधना जो है वो करते थे। तो इस प्रकार से ये भी काफी महत्वपूर्ण जो है वो था। इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि तो लेखन कला और शहरी जीवन में जो यहाँ पे वर्णन किया तो काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है हमने प्रकाश डाला। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो उसके लिए जय भारत।